क्या किसी देश में सरकार ये तय कर सकती है कि लोगों की पहचान क्या होगी, वे कौन सी भाषा बोलेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा और देश के हर नागरिक को सबसे पहले किस विचारधारा के प्रति वफादार होना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन में 1 जुलाई से एक नया कानून लागू हो चुका है जिसका नाम है एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ। पहली नजर में यह कानून राष्ट्रीय एकता की बात करता है, लेकिन इसके अंदर छिपा संदेश कहीं ज्यादा बड़ा है। चीन में 56 मान्यता प्राप्त जातीय समुदाय हैं, जिनमें उइगर, तिब्बती, मंगोल और कई अन्य अल्पसंख्यक शामिल हैं। अब इस कानून के तहत इन सभी समुदायों को सबसे पहले खुद को चीनी राष्ट्र की एक समान पहचान के साथ जोड़ना होगा। सरकार का दावा है कि इससे देश मजबूत होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या एकता का मतलब विविधता को खत्म करना है? सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा में किया गया है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का मुख्य माध्यम केवल मैंड्रिन भाषा होगी। बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ाए जाएंगे जिनसे उनमें कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी राष्ट्र के प्रति निष्ठा विकसित हो। इतना ही नहीं, कानून माता पिता पर भी जिम्मेदारी डालता है कि वे अपने बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेम करना सिखाएं। यानी अब पहचान सिर्फ परिवार या संस्कृति से नहीं बल्कि सरकार की सोच से तय होगी। म्यूजियम, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक संस्थानों में भी ऐसे कार्यक्रम चलेंगे जो चीन के इतिहास और कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देंगे। स्थानीय प्रशासन को अलग अलग जातीय समुदायों को मिलाकर बसाने तक का अधिकार दिया गया है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे एक देश, एक भाषा, एक पहचान की कानूनी शुरुआत बता रहे हैं। अब सवाल है कि इस कानून से सबसे ज्यादा चिंता किसे है? जवाब है उइगर, तिब्बती और मंगोल जैसे समुदायों को। लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि चीन इन समुदायों की भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ भी पहले चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसी नीतियां सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा बन सकती हैं। इस नए कानून की एक और खास बात यह है कि इसका असर सिर्फ चीन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति, संगठन या शोधकर्ता विदेश में रहकर भी चीन की जातीय नीति की आलोचना करता है या अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कानून में कही गई है। इसलिए कई मानवाधिकार संगठन इसे चीन का लॉन्ग आर्म लॉ कह रहे हैं, यानी ऐसा कानून जिसकी पहुंच देश की सीमाओं से बाहर तक हो सकती है। हालांकि बीजिंग इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। चीन का कहना है कि ये कानून किसी की संस्कृति मिटाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी देश में भाषा, शिक्षा, संस्कृति और पहचान चारों चीजें सरकार तय करने लगे तो क्या वहाँ विविधता बच पाएगी? और क्या आने वाले समय में चीन अपने भीतर हर अलग पहचान को एक ही राष्ट्र पहचान में बदलने की कोशिश करेगा? यही इस कानून को पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब इस कहानी को भारत से जोड़कर समझिए। इस समय जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और उनकी यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर, ताइवान और पूर्वी चीन सागर में अपनी आक्रामक नीति तेज की है। जापान खुलकर ताइवान की सुरक्षा की बात कर रहा है और चीन इसे सीधी चुनौती मानता है। लेकिन क्या जापान अकेले चीन का मुकाबला कर सकता है? आंकड़े बताते हैं कि चीन के पास करीब 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि जापान के पास 2.5 लाख के आसपास। चीन का रक्षा बजट भी जापान से कई गुना बड़ा है। चीन के पास परमाणु हथियार हैं, जापान के पास नहीं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत और सैन्य संसाधनों में भी चीन आगे है। लेकिन कहानी सिर्फ संख्या की नहीं है। जापान के पास आधुनिक तकनीक, उन्नत नौसेना, अमेरिकी सुरक्षा सहयोग और अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान है। फिर भी जापान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी घटती सैन्य भर्ती है। युवा सेना में जाना नहीं चाहते। कम जन्म दर, बेहतर निजी नौकरियां और बदलती जीवन शैली के कारण सेना को पर्याप्त नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि जापान अपनी सुरक्षा रणनीति में भारत को बेहद अहम साझेदार मान रहा है। हिंद महासागर में भारत की मजबूत नौसैनिक मौजूदगी, क्वाड समूह में साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। यही पूरी तस्वीर हमें एशिया की बदलती राजनीति समझाती है। एक तरफ चीन अपने देश के भीतर एक ऐसी पहचान लागू करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपनी सैन्य तथा रणनीतिक ताकत भी लगातार बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ जापान चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश कर रहा है। इसलिए ये सिर्फ चीन के एक नए कानून या जापान के भारत दौरे की खबर नहीं है। ये उस बड़े भू राजनीतिक बदलाव की कहानी है जिसमें एशिया के शक्ति संतुलन की नई रेखाएं खींची जा रही हैं। आने वाले वर्षों में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि चीन कितना शक्तिशाली बनता है, बल्कि ये भी होगा कि भारत, जापान, अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देश मिलकर उस शक्ति का जवाब किस तरह देते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि विचारधारा, पहचान, संस्कृति और रणनीतिक साझेदारियों की भी है। और इसी वजह से चीन का ये कानून और जापान का भारत दौरा दो अलग अलग खबरें नहीं बल्कि एक ही बड़ी कहानी के दो अहम अध्याय हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।